गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूआईएस में आपका स्वागत है। मैं कुमार ज्ञानेश पिछले 10-12 सालों से यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर पीसीएस एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स को लोगों को जो है मार्गदर्शन देने का कार्य करते रहा हूँ। वर्तमान में हम लोग प्रयागराज में एक नई शुरुआत कर रहे हैं युवा टीम के साथ। वर्तमान नई एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हुए, तो इसी के तहत जो है मैंने या हम लोगों ने यूआईएस के तहत जो है हमारी टीम के द्वारा स्टार्टिंग जो सबसे पहला है हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल से स्टार्ट कर रहे हैं। और ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी जो है सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों की होती है कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, तो इस सबसे बड़ी समस्या को लेकर के हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो मैंने जो है एक यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए अलग अलग एक मॉडल टेस्ट पेपर बनाया हुआ है। एक मॉडल जो है मैंने एक टेस्ट पेपर बनाया हुआ है जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, जहाँ पे बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम फील होती है, समस्या जाती है, और उन क्वेश्चंस का जो है एक मॉडल आंसर के रूप में डिस्कशन वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, इस टेस्ट पेपर के साथ हर क्वेश्चन के साथ एक QR कोड आपका जो है मेंशन होगा। तो जब आप लोग उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो उसके मॉडल आंसर डिस्कशन जो है आपको वीडियो फॉर्म में दिखाई देने लगेंगे। तो इस तरीके से एक नई शुरुआत है और एक अच्छी शुरुआत है। तो होप ये आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी के तहत हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए एक अलग टेस्ट पेपर होगा। दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यूपीएससी में आपका जो है क्वेश्चंस का नेचर और लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यूपीपीसीएस में जनरली क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आपके जो है ट्विस्टेड नहीं रहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। यूपीएससी में थोड़ा सा जो है क्वेश्चंस का नेचर थोड़ा सा जो है ट्विस्टेड होता है, थोड़ा सा उसको घुमा करके पूछता है। तो हम दोनों को इस तरीके से अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, जो है जो आप लोग के सामने स्क्रीन पर है। एक अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस को यदि आपने अच्छे से लिख लिया तो डेफिनेटली मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो जैसे 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चूँकि यहाँ पे वर्ड लिमिट नहीं दी गई है, मार्क्स दिया गया होता है। तो यूपीपीसीएस में आप लोग जानते हैं कि हर एक क्वेश्चंस के 3 पार्ट होते हैं आपके, जो है हर एक क्वेश्चंस के क्या होते हैं आपके जो है 3 पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन A, 1 का A, 1 का B, 1 का C, इस तरीके से 3 क्वेश्चंस होते हैं आपके जो किसी भी एक क्वेश्चन में। तीनों के मार्क्स, 2 क्वेश्चन जो 15 मार्क्स के होते हैं और तीसरा जो क्वेश्चन होता है आपका जो है 10 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे वर्ड लिमिट नहीं दी गई होती है, मार्क्स दिए गए होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में लिखा जाए, ये भी एक समस्या देखी जाती है बच्चों के बीच में कि सर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने वर्ड्स हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे वर्ड्स के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी एक कंप्लीट क्वेश्चंस के लिए हमारे पास एटलीस्ट मैक्सिमम जो है 35 मिनट्स मिलते हैं। 5 क्वेश्चंस आपको करना होता है, तो 5 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक क्वेश्चंस के लिए हमारे पास 35 मिनट्स होते हैं। तो इस 35 मिनट्स में हमें इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देना है। 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस और एक आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो आपका जो है 15 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए अप्रॉक्स 12 to 13 मिनट्स एक क्वेश्चंस के लिए मिलता है। आपका जो है एक क्वेश्चंस के लिए 12 to 13 मिनट्स आपका जो है मिलते हैं। तो इस 12 to 13 मिनट्स में आपको दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर की रिक्वायरमेंट्स क्या करनी पड़ती है, फुलफ़िल करनी पड़ती है।
तो यहाँ पर जो हमारा एनालिसिस यही है कि 12 से 13 मिनट्स के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 15 मार्क्स का, उसमें आप मैक्सिमम 250 वर्ड्स से 300 वर्ड्स के बीच जा सकते हैं। इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि आपको आंसर जो है मैक्सिमम 300, मैंने कहा 250 वर्ड्स के अंदर आपको समेटना है, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टाइम आपका बचेगा तो अदर क्वेश्चंस आपके उतने ही अच्छे से कर पाएंगे। तो एक मोटा मोटा एनालिसिस किया जाए तो आपको 12 से 13 मिनट के बीच में 300 वर्ड्स मैक्सिमम का टारगेट लेकर के चलना है। तो इस तरीके से 300 वर्ड, 600 वर्ड, और जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है इसके लिए आप जो है मैक्सिमम 150 वर्ड्स, मैक्सिमम जो है आपका 150 वर्ड्स से 200 वर्ड्स के बीच टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आपको जो है 9 मिनट्स मिलेंगे। यदि टाइम डिवाइड किया जाए तो 9 मिनट्स मिलेंगे। 13 मिनट्स आपके हो गए 15 मार्क्स के लिए, और बाकी 10 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए 9 मिनट्स मिलते हैं। तो इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन जो है 13 मिनट्स में कवर करना है 15 मार्क्स के क्वेश्चंस को। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पे हमारा टारगेट ये होना चाहिए, हमारा जो मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चंस में पूछा गया है उसको कम से कम शब्दों में उसकी जितने भी एस्पेक्ट्स है जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं उसको लिखने की कोशिश होनी चाहिए। तो ये आपका जो है आंसर राइटिंग के दौरान इसी को प्रैक्टिस में लाना है। तो सबसे पहली समस्या तो ये आपकी सॉल्व हो गई होगी, कितने वर्ड्स मैक्सिमम जा सकते हैं। तो कोशिश 250 वर्ड्स के अंदर समेटने की होनी चाहिए, मैक्सिमम 300 वर्ड्स तक जा सकते हैं। दूसरा, फिर कभी कभी होता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर यदि आपको ज़्यादा वर्ड्स लेना पड़ रहा है तो ले सकते हैं, लेकिन फिर अदर क्वेश्चंस का जो आंसर है उसको यदि लग रहा है कि 200 वर्ड्स 225 वर्ड्स में ही ख़त्म हो रहा है, आंसर जो है कंप्लीट हो जा रहा है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, तो आप उस क्वेश्चन के लिए उतना ही वर्ड्स ले सकते हैं। तो टाइम इंपॉर्टेंट है कि हमें 12 से 13 मिनट से ज़्यादा नहीं लेने हैं किसी भी 15 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। ये दिमाग में रख करके, घड़ी सामने रख करके आपको लिखना स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम देंगे अच्छा लिखने के चक्कर में तो आगे कोई ना कोई क्वेश्चन छूटेगा। लास्ट वाला क्वेश्चन फिर हम लोग बहुत ही सुपरफिशली लिख पाते हैं, तो यहाँ पे एक आध 2 नंबर आपको ज़्यादा मिल भी गया तो फिर उधर आपका 5 नंबर का नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट आपका पहले ही क्वेश्चन से क्या होना चाहिए, बना रहना चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आई बात समझ में। तो पहला जो समस्या थी उसका समाधान यहाँ पे आपको ढूंढना है। दूसरी जो चीज़ ये है जो मैं बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन देखते ही आपको टूट नहीं पड़ना है। क्वेश्चन को समझने के लिए कम से कम आपको 2 मिनट्स का टाइम रखना है कि 2 मिनट्स उस क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और एक फॉर्मेटिंग कर लेनी है कि इस क्वेश्चंस में मस्ट क्या क्या चीज़ें आनी ज़रूरी है, इसकी मस्ट रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला काम जब आंसर राइटिंग आप करते हैं तो आंसर राइटिंग का सबसे पहला काम है आपका जो है क्वेश्चन को ब्रेक करना। क्वेश्चंस के जो है कितने पार्ट्स है उसको आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को ब्रेक करना है। पहला जो स्टेज है आपका क्वेश्चन आंसर राइटिंग का, तो आंसर राइटिंग का सबसे पहला स्टेज जो है वह है क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है कि क्वेश्चंस के कितने पार्ट्स हैं। अब उसके बाद देखेंगे इसको, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो इस क्वेश्चंस में आपके मुख्य रूप से 2 पार्ट्स दिखाई देंगे। एक तो प्लेट विवर्तनिकी क्या है, व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, राइट। दूसरा उसके बाद सेकंड पार्ट है कि सागर तल का चुंबकत्व, ज्वालामुखी तथा भूकंपों ने इस संकल्पना प्लेट विवर्तनिकी के गठन में कैसे सहायता की। सेकंड पार्ट ये पूछना चाहता है कि जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो डेवलप हुई है उसके डेवलपमेंट में ये जो कुछ कॉन्सेप्ट्स है आपके मैग्नेटिज्म, जियोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म ऑफ सी फ्लोर, वॉल्केनो, अर्थक्वेक्स, इनका क्या रोल रहा, इन्होंने कैसे जो इसको हेल्प किया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के निर्माण में। तो क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। तो सेकंड पार्ट का मतलब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो उसका मतलब ये है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के निर्माण में सागर तल के चुंबकत्व, ज्वालामुखी तथा भूकंपों जैसी घटनाओं का क्या रोल रहा है, उन्होंने क्या सहायता की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के निर्माण में। तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करना है, ब्रेक करना है।
और जब क्वेश्चन ब्रेक हो जाए तो सेकंड आपका टारगेट होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चंस के पार्ट का आंसर जो है आपके आंसर शीट में अलग अलग दिखाई देना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहला पार्ट है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, तो सीधा हेडिंग आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हेडिंग डाल के उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी देखेंगे क्या क्या लिखना है। क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लिखने बैठेंगे तो अपने आप में 1000-2000 वर्ड्स लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे आपके पास 250-300 मैक्सिमम वर्ड्स है। तो यहाँ पे 125 वर्ड्स के अंदर हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करना है, और नेक्स्ट 125 वर्ड्स में हमें जो है सेकंड जो डायमेंशन है क्वेश्चंस का उसको फुलफिल करना है। इस बात को तो कैसे करेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपके आंसर शीट में क्लियर कट दिखाई देना चाहिए कि पार्ट 1 का आंसर ये है, यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर सेकंड पार्ट जैसे ही आएगा तो सेकंड पार्ट का आंसर फिर से आपको रिक्वायरमेंट क्या है उसको अच्छे से अलग से दिखाई देना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़े लंबे पैराग्राफ भी यूज नहीं करने हैं, और पैराग्राफ जो होंगे आपके इंटरलिंक्ड होने चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कुछ चीज़ों को जहाँ पे लगता है हम लोग पॉइंट्स भी दे सकते हैं, फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स का यूज करना है, कैसे करना है मैं अभी बताते जाऊँगा इन क्वेश्चंस के डिस्कशन के दौरान। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। जब इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे तो ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि ज्योग्राफी एक सेमी साइंस है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इफ एंड बट्स नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको आपने बहुत कम शब्दों में अच्छे से क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपने लिख दिया है, सामने वालों के सामने अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया, परोस दिया है, तो मार्क्स देना ही देना है। आई बात समझ में? तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा फॉलो करना है। तो पहला हो गया आपका जो है क्वेश्चन को ब्रेक करना, फिर हर एक क्वेश्चन के पार्ट्स को अलग अलग लिखना है। फिर लास्ट में कुछ कीवर्ड्स लिखे गए होते हैं, जैसे यहाँ तो नहीं है लेकिन आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, परीक्षण कीजिए, ये कुछ कीवर्ड्स है, कमेंट कीजिए। तो सभी की थोड़ा सा रिक्वायरमेंट्स डिमांड अलग अलग होती है। जो कमेंट करने कहा जाए तो थोड़ा सा आंसर का नेचर कुछ और होगा, एनालिसिस करने कहा जाए तो नेचर कुछ होगा, क्रिटिकल एनालिसिस कहा जाए तो और नेचर कुछ और होगा, आपका क्रिटिकल एग्जामिन करने कहा जाए तो नेचर कुछ होगा। तो इन कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, इनको भी आपको पहले से ध्यान से समझ करके रखना है, और उसके अकॉर्डिंग आंसर को थोड़ा सा आपको क्या करना है, तो इसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। और इसका जो एक मैंने बना रखा है एनालिसिस का मतलब क्या, एग्जामिन का मतलब क्या है, तो आपको इन फ्यूचर कहीं ना कहीं से वो आपको मिल जाएगा। हमारे वेबसाइट से UIS की वेबसाइट से ऐप है, वहाँ से भी मिल सकता है, वेबसाइट से मिल जाएगा। इन फ्यूचर आपको जो है उससे जुड़े रहना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आंसर लिखने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में, क्वेश्चन के डिस्कशन में आते हैं कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर कम शब्दों में किस तरीके से समेटना है। और ज्योग्राफी में मैंने फिर से कहा है, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, इवन ज्योग्राफी नहीं हर सब्जेक्ट में यदि आप बना सकते हैं तो डेफिनेटली जहाँ पे आपको लगता है कि चीज़ें वही है, बट आपको थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी दूसरे तरीके से उसको क्रिएटिविटी अप्लाई करके दिखा सकते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे मार्क्स आपको अन्य की तुलना में 1-2 नंबर ज़्यादा मिलेंगे। चीज़ें भले ही वही क्यों ना हो, लेकिन मार्क्स आपको बढ़ाने के लिए डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और जो भी आपकी अदर क्रिएटिविटी है जो सामान्यतः एक नॉर्मल बच्चा नहीं सोच पाता है, उसको आपको अप्लाई करना, उसको आपको क्या करना है, यूज करना है। इसलिए कहा भी गया है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। बस इतना ही अंतर होता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन में। कई स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा कि नॉलेज में बहुत ज़्यादा होते हैं, नॉलेज उनके पास इनफ होता है, इसके बाद भी वो प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाते हैं, मेंस में अच्छे नहीं मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो उसके पीछे का कारण वही है कि वो परंपरागत रूप से जो है चीज़ों को पढ़ा हुआ है, लिखना उसी तरह से लिखने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली मार्क्स नहीं आएंगे। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उनके पास नॉलेज तो कम होता है लेकिन चीज़ों को अच्छे से परोसना जानते हैं, अच्छे से उसको जो है एग्जामिनर के सामने रखना जानते हैं, तो उनके मार्क्स और प्रीलिम्स भी जो है आसानी से उनका निकल जाता है। तो ये अप्रोच जब तक आप में नहीं होगा, आप इस फील्ड में सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी सोच को डिफरेंट वे में खुद सोचने की आदत डालनी है। इस चीज़ को सामान्य स्टूडेंट जिस तरीके से सोच रहा है उससे हम क्या डिफरेंट दे सकते हैं, इन सब चीज़ों को अप्लाई करना है। चाहे वो ऑप्शनल ज्योग्राफी की बात हो, GS की बात हो या अदर ऐसे राइटिंग की बात हो, हर जगह पर
आई बात समझ में? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आंसर राइटिंग डिस्कशन की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था हमने, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो चीज़ें हैं, पहला है प्लेट विवर्तनिकी क्या है। अब यहाँ पे प्लेट विवर्तनिकी क्या है जो पूछा है, उसमें हमें कितनी चीज़ों को मेंशन करना है, कम से कम 125 वर्ड्स में प्लेट विवर्तनिकी के बारे में जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन और सिद्धांत की जो उसका क्रक्स है वो आपको वहाँ पे क्या कर देना है, एग्जाम में शो ऑफ कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है। हर चीज़ का डिटेल यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट जितनी भी चीज़ें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से जुड़ी हुई है उसको एक सिर्फ झलक दिखला करके छोड़ देना है। जैसे आपका जो है 50 ओवर्स का मैच जब होता है उसी को हम लोग आधे घंटे में हाईलाइट के रूप में मेन पॉइंट्स दिखा दिए जाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर कम शब्दों में जब लिखना हो तो उसी को फॉलो करना हो। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस सिद्धांत की, किसी भी सिद्धांत की, उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। जैसे इस सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत में आपको प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के बारे में कम से कम एक अच्छी डेफिनेशन होना चाहिए। प्लेट क्या होती है, एक डायग्राम के साथ आगे दिखाऊंगा कैसे लिखना है, प्लेट क्या है ये पॉइंट। फिर उसके बाद सेकंड प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, पीटीटी क्या है, एक लाइन इसकी डेफिनेशन होना चाहिए। उसके बाद सीधा हम लोग जानते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार प्लेटों के मध्य गति और उनके किनारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग जो जानते हैं प्लेटों के मध्य गति 3 प्रकार की जो होती है, और इसी के साथ साथ प्लेट किनारों के प्रकार। अब जैसे प्लेटों के मध्य गति है, एक बच्चा इसको इस तरीके से लिखता है, अपसरण गति, अभिसरण गति और तीसरा घर्षण गति। ठीक है, जैसे एक बच्चा लिखता है जिसमें गलत कुछ भी नहीं है, अपसरण गति, डाइवर्जेंस, मूवमेंट, दूसरा आपका अभिसरण गति, कन्वर्जेंस मूवमेंट, और तीसरा है आपका जो है घर्षण गति। फ्रिक्शन मूवमेंट। तो जनरली हम लोग इस तरीके की चीज़ों को पॉइंट वाइज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि इस सिद्धांत में हमें बहुत कम शब्दों में लिखना है तो शब्दों का यूज ना करके सिर्फ गति का नाम और एक डायग्राम। अब इसी को दूसरा बच्चा इस तरीके से लिख दे, प्लेटों के मध्य गति का हम फ्लो चार्ट बना दे, पहला अपसरण गति, सेकंड अभिसरण गति और थर्ड आपका जो है घर्षण गति। चीज़ें वही है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन हमने दूसरे तरीके से दे दिया। 90% बच्चे मेरे ख्याल से ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही लिख करके आएंगे। अब थोड़ा सा आपने इस तरीके से दिखा दिया तो मे बी कि सामने एग्जामिनर जो है थोड़ा सा आपकी क्रिएटिविटी को देख करके आधा नंबर वहाँ पे एक्स्ट्रा देने की सोच सकता है। तो यहाँ पर प्लेटों के मध्य गति के बारे में बस डेफिनेशन नहीं लिखना है, एक डायग्राम भी बना देंगे कि अपसरण गति का डायग्राम इस तरीके से, अभिसरण गति का डायग्राम सेकंड का जहाँ प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है, और तीसरा डायग्राम आपका जो है जहाँ प्लेटें एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हुए गति करती है, ये फ्रिक्शन मूवमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे हमें शब्दों का ज़्यादा यूज ना करके डायग्राम का यूज कर सकते हैं क्योंकि कम शब्दों में समेटना है। तो इन 3 प्रकार की गतियों के आधार पर, और यहीं पे गति का कारण थोड़ा सा जिक्र कर देंगे एक डायग्राम के साथ कि प्लेटों के मध्य गति का मुख्य कारण जो है आपका क्या होती है, संवहन धाराएं होती है। प्लेटों के मध्य गति का मुख्य कारण जो है, गति का कारण संवहन धाराएं, कन्वेक्शनल करेंट्स होती है। एक डायग्राम बना देंगे कन्वेक्शनल करंट्स मेंटल में जो है किस तरीके से मेंटल में कन्वेक्शनल करंट चलती है और इसके कारण से प्लेटों का निर्माण भी होता है और प्लेटें गतिशील भी होती है। आपका जो है राइट, आगे दिखाऊंगा मैं।
तो ये कारण भी आपका हो गया। फिर उसके बाद इन 3 प्रकार की गतियों के आधार पर प्लेटों के 3 किनारे निर्धारित किए गए। प्लेटों के किनारे, प्लेट किनारों के प्रकार, प्लेट बाउंड्रीज। तो फिर से यहाँ पे हम लोग फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट शो करने के लिए। रचनात्मक किनारा, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, विनाशात्मक किनारा, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, और तीसरा है आपका जो संरक्षी किनारा। और ये चीज़ें जितनी अच्छे से आपको याद रहेंगी उतना ही आपको टाइम कम लगेगा, स्पीड आपकी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए आपके पास अच्छा आंसर लिखने के लिए एक तो कंटेंट कंसाइज रूप से दिमाग में अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप वहाँ से निकाल करके स्पीडली आप क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपको अच्छी चीज़ें पढ़ना है, अच्छी चीज़ समझना है। बहुत ज़्यादा कहानी पढ़ेंगे तो कहानी लिखने की कोशिश करेंगे तो फिर वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा और वो क्वेश्चन में जो आंसर में जो होना चाहिए अच्छे से वो नहीं हो पाएगा। तो एक प्लेट किनारों के प्रकार हो गए। अब इन तीनों प्लेट किनारों को एक एक थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल देते हुए डिफाइन कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमें कम शब्दों में समेटना है। इसका एक एग्जाम्पल देके समेट देंगे कि प्लेट किनारों रचनात्मक किनारों के साथ साथ क्या क्या भूगर्भिक घटनाएं होती है। यहाँ पे हम लोग समेट देंगे कि क्या क्या भूगर्भिक घटनाएं होती है रचनात्मक किनारों के साथ, एक आध एग्जाम्पल के साथ, जैसे मध्य अटलांटिक कटक वाला एग्जाम्पल लेकर के। इसी प्रकार विनाशात्मक किनारों को भी किसी एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देंगे कि विनाशात्मक किनारों के साथ साथ जो है क्या क्या जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, क्या क्या भूगर्भिक घटनाएँ होती है, जो हमारा मेन फोकस है, कौन कौन सी घटनाएं होती है, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वतों का निर्माण, ये सब चीज़ें दिखा देंगे विथ एग्जाम्पल। और 3 किनारों, इसके भी 3 अलग अलग प्रकार होते हैं, तो उसको सिर्फ नाम लिख करके छोड़ सकते हैं प्लेटों के टकराव के आधार पे। और फिर संरक्षी को भी फिर से एग्जाम्पल के साथ एक आपको दिखा देना है। तो इस तरीके से इतना जो है हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में कम से कम यहाँ पे लिखने की कोशिश करनी है। उसका क्रक्स, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर जितने भी भूगर्भिक हलचलें होती, घटनाएं होती, पर्वत निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी, फॉल्टिंग, भ्रंशों का निर्माण, ऑलमोस्ट सभी की व्याख्या करने में यह सिद्धांत क्या है, सक्षम है। तो पहला क्वेश्चन का पार्ट जो है आपका यहाँ से आपका मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ इसी चीज़ को यहाँ पे एक डायग्राम के साथ, डायग्राम इस तरीके से तुरंत बनाने की विद इन अ सेकंड्स, टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है, जबकि प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप विद इन अ सेकंड डायग्राम बना सके एग्जाम में, विद इन अ सेकंड। क्योंकि जितना टाइम देंगे तुरंत आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम, ये आपका प्लेट है, ये मेंटल है, मेंटल का ये वाला भाग एस्थेनोस्फीयर है जिसके ऊपर प्लेट तैर रही है। तो ये सब डायग्राम जो जितनी ज़रूरत है तुरंत बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आई बात समझ में? जितना स्पीड रहेगी उतना ही आपके कंटेंट लिखने के लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें डायग्राम भी दिखा दीजिए आप, ये हो गया आपका। उसके बाद देख सकते हैं डायग्राम इस तरीके से हैंड रिटन ही डायग्राम्स मैंने लिए हुए हैं, और इसी का दूसरे तरीके से डायग्राम देखेंगे तो ये आपका पृथ्वी प्लेट को डिफाइन किया मैंने कि पृथ्वी के ऊपरी स्थलीय दृढ़ भूखंड को ब्रैकेट में स्थलमंडल लिख दिया, सामान्य शब्दों में जिसको कहा जाता है प्लेट कहा जाता है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण क्रस्ट, जिसके अंतर्गत आपका जो है संपूर्ण क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल का कुछ भाग क्या होता है आपका सम्मिलित किया जाता है, जिसकी औसतन मोटाई 100 से 150 किलोमीटर के बीच में सामान्यतः मानी जाती है, ली जाती है। और यह जो है प्लेट दुर्बल मंडल एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या है, निरंतर गतिशील है। यही पे कारण भी दे सकते हो, संवहन धाराओं के कारण, संवहन धाराओं मेंटल में चलने वाली संवहन धाराओं के कारण से गतिशील है। और प्लेट विवर्तनी की समस्त विवर्तनी की घटनाओं का संबंध किससे आपका जो इन्हीं प्लेटों की गतिशीलता से माना जाता है। ये कंसाइज लैंग्वेज है, कम से कम शब्दों में, और एक अच्छी लैंग्वेज के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से लिखना है, कहानी भाषणबाजी नहीं कि ऐसा कहा जाता है वैसा कहा जाता है। तो फिर वही मैंने कहा कि BA MA में जैसे लिखते थे
वैसे लिखने वाले बच्चों को मार्क्स नहीं आता है। थोड़ा सा आपको लैंग्वेज भी क्या करना है, कंसाइज करना है। एज ए प्रशासक के रूप में प्रशासनिक भाषा, अब किसी भी प्रशासक से मिलेंगे तो कहानी नहीं बोलेगा। मैं कम से कम हज़ारों से मिल चुका हूँ, तो जहाँ उसको एलोबरेट करने लगेंगे आप किसी प्रशासक के सामने, आईएएस से किसी अधिकारी के सामने, वह तुरंत बोर हो जाता है, वो सीधा बोलता है कि पॉइंट पे आइए। उस पर उनके पास इतनी टाइम नहीं होता है। तो उन्हीं चीज़ों को जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले से अप्लाई करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे एक डेफिनेशन। फिर ये तो मैंने 3 डायमेंशनल इस तरीके से लिया हुआ है। लिथोस्फीयर, ऊपर वाला भाग लिथोस्फीयर है जो मैंने वहाँ पे हैंड रिटन बनाया हुआ है, जिसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट दोनों आ जाती है। और ये मेंटल का संवहनी धारा है। यहाँ पे जो संवहनी धाराएं चलती है, जिसके कारण से प्लेटें क्या होती है, गतिशील होती है। तो यहाँ पे हमें डिटेल नहीं देना है संवहनी धाराओं के बारे में, बस जिक्र जरूर करना है। कन्वेक्शनल करंट्स के कारण से ही प्लेटें क्या होती है, गतिशील होती है। उसको जरूर आपको मेंशन करना है, डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लेट टेक्टोनिक का बहुत ज़्यादा वर्ड्स में यूज नहीं कर सकते। प्लेटों की संख्या के बारे में कि टोटल कितनी प्लेट्स है, तो टोटल जो है मुख्यतः 7 प्लेटें बड़ी प्लेटें मानी जाती है। अब इसी को इस तरीके से आपको दिखा देना है। मुझे पता है कि 99% इस तरीके से नहीं लिखते, प्लेटों की संख्या की कहानी बना के लिखते रहेंगे। एक फ्लो चार्ट बना दीजिए, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें इस तरीके से दिखा दी है। तो ये एक अलग क्रिएटिविटी आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चंस में, इस तरीके के क्वेश्चंस में 12-13 मार्क्स ला सकते हैं। सामने वाला इस तरीके से आप आंसर लिख देंगे तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको मैक्सिमम मार्क्स सामने वाला न दे, यदि आपने कोई ब्लंडर मिस्टेक न किया हो। एनीवे, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। वर्तमान में नासा के अनुसार जो है, वर्तमान में एक नया कुछ चीज़ें नई आती है, उसको भी दिमाग में रखना है। पुराने सभी जगह भी यही मिलेगा, लेकिन वर्तमान में नासा के अनुसार ये भारत और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इन दोनों को अलग अलग प्लेट के रूप में कंसिडर किया जा रहा है। भारतीय प्लेट अलग हो गई, ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अलग अलग। तो इस आधार पे देखेंगे तो टोटल कितनी प्लेट हो गई हमारी, जो है 8 प्लेटें ली जाती है। तो इसको अलग से आप लोग जो मेंशन कर सकते हैं स्मरणीय तथ्य के रूप में, जो है कि वर्तमान में नासा के अनुसार जो है 8 प्लेटें कंसिडर की जाती है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से कोई नई चीज़, नया रिसर्च, नया डेवलपमेंट हुआ है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आधा 1 नंबर 90% बच्चों ने नहीं लिखा इस बारे में, आपने लिख दिया तो 1 नंबर आपको यहाँ पे डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप करंट से भी जोड़ करके उसको देख पा रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। 20 से अधिक लघु प्लेटें लगभग निर्धारित की गई है, तो 2-4 का नाम, जरूरी नहीं कि इतने सभी का नाम याद हो आपको, जितना भी 2-4 नाम याद आते हैं आपको लिख देना है, राइट। चूँकि हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का डिटेल नहीं जा रहे हैं, लेकिन यदि आपको वर्ल्ड मैपिंग विद इन अ सेकंड बनाना आता है तो बना सकते हैं। वर्ल्ड मैपिंग भी यदि आपको वर्ल्ड मैप बनाने में विद इन अ सेकंड लगते हैं, जैसे कि मुझे लगते हैं, विद इन अ सेकंड में आपका मैप बन जाता है वर्ल्ड का, तो उतनी प्रैक्टिस यदि आपकी है तो आप जो है वर्ल्ड का मैप बना के कुछ प्लेटों को किन किन डायरेक्शंस में गतिशील है उसको दिखा सकते हैं। मैंने वही कहा कि जितनी प्रैक्टिस आपकी होगी स्टेडियम के बाहर, जितना आप नेट प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फील्ड में जा कर के अच्छा खेलेंगे। तो इसीलिए ये सब मैप प्रैक्टिस वगैरह होना ज़रूरी है, तभी आप अच्छा लिख सकते हैं। अब उसके बाद फिर मैंने प्लेटों के मध्य गति, तो प्लेटों के मध्य गति को मैंने यहाँ पे बताया कि चूँकि यहाँ पे हमको कम शब्दों में लिखना है तो नाम लिख करके भी काम चल जाएगा और ये डायग्राम बना देना है। इसकी नहीं शब्दों में नहीं भी लिखेंगे इस चीज़ को, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो भी आपका काम चल जाए, क्योंकि डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि अपसरण गति का मतलब प्लेटें 2 अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही है, एक ही दिशा में आ रही है, फ्रिक्शन कर रही है। तो डायग्राम से चीज़ें क्लियर है, तो इस कारण से यहाँ पे जो है आपको डिटेल शब्दों में लिखने की ज़रूरत इस टाइप की चीज़ों में नहीं पड़ती है। ये आपका 3 डायमेंशनल है, आपका ट्रांसफॉर्म, मतलब यहाँ पे घर्षण संरक्षित है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा यूज करना है। उसके बाद गतिशीलता का कारण मैंने कहा सिर्फ जिक्र कर देना, डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लेट स्टार्टिंग परिभाषा लिख रहे थे, वहीं पे जिक्र कर दिया है, तो उसके बाद यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसके लिए, सिर्फ एक डायग्राम बना के उधर ही बता देंगे आप लोग, तो वहीं पे उसका काम हो जाएगा। लेकिन जिक्र जरूर करना है कि किस तरीके से संवहनी धाराएँ जो है प्लेटों का निर्माण भी करती है और प्लेटों की गतिशीलता के लिए मुख्य रूप से जो है ये रिस्पॉन्सिबल देखी जाती है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे मेंशन करना है। आई बात समझ में?
ये आपका देखो, ये मैग्मा का फ्लो जैसे ही होता है, आप लोगों को पता होगा कॉन्सेप्ट, आंसर राइटिंग हम कर रहे हैं। ये जैसे यहाँ से मैग्मा फ्लो होगा तो एक समय के पश्चात यहाँ से टूटेंगी चीज़ें जो है और अलग अलग डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेंगी, कुछ एक ही डायरेक्शन में भी आ सकती है। तो यहाँ से प्लेटों का फॉर्मेशन भी इसी तरीके से होता है, और प्लेटों का फॉर्मेशन होने के पश्चात संवहनी धाराओं की दिशा के अनुसार प्लेटों के बीच में या तो अपसरण गति होगी इस तरीके से, या फिर यहाँ पर आपका जो है अभिसरण गति होगी, ये वाली गति। तो डिपेंड करेगा वहाँ पे मैग्मा का फ्लो अपोजिट डायरेक्शंस में हो रहा है या आपका जो है सेम डायरेक्शंस में हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग। आई बात समझ में? तो ये आपको पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका, स्टार्टिंग में ही कारण के रूप में दिया है तो वहाँ पे, या फिर लास्ट बाद में देते तो बाद में। तो इसके आधार पे मैंने बताया 3 प्लेटों के किनारे हमने देखा यहाँ पे, रचनात्मक, विनाशात्मक और आपका संरक्षित। 3 किनारों के बारे में यहाँ पे डिटेल पर इनके बारे में नहीं लिखना है। रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे एक आध एग्जाम्पल लेकर के आपको क्या कर देना है, जैसे रचनात्मक प्लेट किनारों के बारे में ये एक डायग्राम ले लिया मैंने, मध्य अटलांटिक कटक वाला डायग्राम। और ये जो मैंने आप जहाँ से मैटर लिया हुआ ये सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का हैंड रिटन नोट्स है, तो ये जो मैंने क्लास में कराया था उनको। तो ये चीज़ें हैं आपका जो है, तो उनकी हैंड राइटिंग भी कितनी अच्छी है, कितने सुलझे हुए डायग्राम देख करके लिखने के तरीके से पता चल जाता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक हैंड राइटिंग इतनी अच्छी, तो कम से बहुत ज़्यादा अच्छी ना भी हो, लेकिन इतनी अच्छी हो कि कम से कम एक बार में पढ़ने में आ जाए। बहुत ज़्यादा, बाकी जितनी बेटर होगी उतना ही आपको फ़ायदा भी होगा, नुकसान तो नहीं होगा। तो विनाशात्मक प्लेट किनारा, ये डायग्राम कैसे कैसे क्या क्या बनते हैं, वलित पर्वतों का निर्माण, भूकंपों का निर्माण, इस तरीके से आपको अच्छे से इसको क्या कर देना है, डायग्राम में ही चीज़ों को बता करके आपको जो है कवर कर देना है। ये एग्जाम्पल हो गया दक्षिण अमेरिकन प्लेट नाजका प्लेट की टक्कर का आपका जो है। तो इस तरीके से टकराने वाले प्लेटों की संरचना के आधार पर 3 प्रकार है, नाम देकर छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो है क्वेश्चन का पहला पार्ट। क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपको इतनी चीज़ों को कम से कम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या उसमें समेटना है। अब उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था हमारा, कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के निर्माण में, गठन में सागर तल के चुंबकत्व, ज्वालामुखी और भूकंपों की क्या भूमिका रही है, क्या सहायता की, कैसे सहायता की, ये क्वेश्चन है। तो ये सेकंड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का। तो सेकंड पार्ट जैसे ही आपका है, पहला पार्ट खत्म, पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग भी डाल सकते हैं यदि क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्लियर कट एक अलग से क्वेश्चन बनाया हुआ है, दोनों का इंटरलिंक नहीं है, तो उसको हेडिंग यहाँ पे डाल सकते हैं कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के निर्माण में, गठन में सागर तल के चुंबकत्व, ज्वालामुखी, भूकंपों की भूमिका, राइट। इस तरीके से हेडिंग डाल करके नेक्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन का स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सागर तल के चुंबकत्व का मतलब आप लोग समझते होंगे कि सागर तल के चुंबकत्व का मतलब ये है कि सागर तली का जब अध्ययन किया गया, खास करके आपका अध्ययन करने वाले तो मेसन महोदय थे, मेसन थे आपके जो है, नाम यदि याद है तो लिख सकते हैं। इन्हीं के बेस पे हैरी हैस ने, इन्हीं के अध्ययन के आधार पे हैरी हैस ने सागर नित्तल प्रसरण की संकल्पना दी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इन्हीं के अध्ययन के आधार पे जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया, किसके द्वारा, हैरी हैस के द्वारा। राइट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो यहाँ पर सागर तल का चुंबकत्व का मतलब क्या है कि मेसन महोदय और उसके सहयोगी के द्वारा जो भी अध्ययन किया जा रहा था सागर तली का, तो सागर तली के अध्ययन के दौरान उन्होंने देखा कि जो सागरी कटक है, मध्य सागरी कटक है, तो जो भी मध्य सागरी कटक है मिड ओशनिक रीजेस है, इस मिड ओशनिक रीजेस के दोनों ओर, इस मिड ओशनिक रीजेस के दोनों ओर आपकी जो है विपरीत ध्रुवों वाली चुंबकीय पट्टियां मिलती है, विपरीत ध्रुवों वाली चुंबकीय पट्टियां मिलती है। विपरीत ध्रुवों का मतलब यहाँ पर है आपका जो है, जैसे मान लेते हैं ये नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक
बेल्ट है जिसको हम लोग प्लस से इंडिकेट कर रहे हैं। तो जस्ट इसके दूसरी ओर भी जो है नॉर्थ साउथ के मैग्नेटिक बेल्ट मिलती है। उसके बाद अल्टरनेट रूप से कुछ दूरी के बाद देखेंगे तो वहाँ पे साउथ नॉर्थ वाली मैग्नेटिक फील्ड वाली बेल्ट मिलती है। एंड देन अगेन नॉर्थ साउथ वाली मिलती है। तो विपरीत चुंबकीय ध्रुवों वाली पट्टियाँ अल्टरनेट रूप से मिलती है कटकों के दोनों ओर, ये अध्ययन के द्वारा। तो इससे दो चीज़ों के बारे में पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड में रिवर्सल होता है और दूसरा कटकों के सहारे सागर की तली में क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, जिसको हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। तो इस सागर तल के चुंबकत्व से क्या पता चला कि कटकों के सहारे सागर तली में क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है। अलॉन्ग विद द ridges, along with the mid-oceanic ridges, there is a occurrence of the phenomena sea floor spreading। आई बात समझ में? तो ये पता चला, जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग पता चला तो फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्यों हो रहा है, तो इसके आधार पर, इसी घटना के आधार पर, सागर नितल प्रसरण और चुंबकत्व के आधार पर फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या निर्धारित किया गया कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दो प्लेटें अपोजिट डायरेक्शंस में क्या हो रही है, मूव कर रही है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कारण क्या है कि यहाँ पर जो है दो प्लेटें एक दूसरे के क्या हो रही है, विपरीत दिशा में मूव कर रही है। इस तरीके से इसी घटना के बाद अध्ययन के आधार पर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से यह निर्धारित किया गया कि जिसको हम लोग प्लेटों का रचनात्मक किनारा कहते हैं, कि प्लेटों के रचनात्मक किनारों के सहारे कटकों का निर्माण होता है और कटकों के सहारे क्या हो रहा है, सागर तली में प्रसरण हो रहा है। और सागर तली में प्रसरण का मुख्य कारण क्या है आपका जो है कि प्लेटें यहाँ पे दो अपोजिट डायरेक्शंस में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इस तरीके से प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के रचनात्मक किनारों के निर्धारण में कौन सी घटना का योगदान रहा, किसकी भूमिका रही, सागर तल चुंबकत्व के बारे में पहले पता चला। उसी के आधार पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया हैरी हेस के द्वारा, और फिर इसी कॉन्सेप्ट को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पर प्लेटें क्या हो रही है, दो अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही है। तो इसका ये रोल देखा गया। आई बात समझ में? सागर तल के चुंबकत्व का कैसे सहायता की, ये समझ में आ गया होगा। रचनात्मक किनारों के निर्धारण में सागर तल चुंबकत्व, सागर नितल प्रसरण की घटना का क्या कर रहा है आपका जो है, हेल्प रहा है। आई बात समझ में? तो इसको एक पैराग्राफ के रूप में आपको कंसल्ट करना है। दूसरा है भूकंप और ज्वालामुखी ने कैसे सहायता की। भूकंप और ज्वालामुखी ने कैसे सहायता की, ये आपका मिड ओशनिक रीजेस है। तो मिड ओशनिक रीजेस के थ्रू जो है प्लेटें एक दूसरे से क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही है। तो यहाँ पे नए कटक का निर्माण हो गया। तो जैसे होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड्स में कुछ सालों में रिवर्सल होता है, लगभग 10,000 साल में औसतन माना जाता है। पुराना जो रिसेंटली जो हुआ था 78,000 ईयर्स बैक हुआ था। तो होता क्या है कि मान लेते हैं अभी पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति नॉर्थ साउथ है, तो अभी जो मैग्मा निकल रहा होगा वहाँ पे चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति क्या बन जाएगी आपकी जो है, नॉर्थ साउथ बन जाएगी, नॉर्थ साउथ बन जाएगी। और फिर से अभी भी मैग्मा यहाँ से बाहर ऊपर क्यों निकल रहा है, तो ये मैग्मा निकलेगा तो ये जो कटक बन गया है अभी वर्तमान वाला, ये टूट करके क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। आधा भाग इसका इधर जाएगा, आधा भाग किधर जाएगा, इधर जाएगा। और यहाँ पे पोलर कंडीशंस क्या है आपकी, मैग्नेटिक पोल की सिचुएशन क्या है, इसकी जो स्थिति क्या है, नॉर्थ साउथ वाली है। तो एक आधा भाग इधर चला गया, तो यहाँ भी क्या मिल गया, नॉर्थ साउथ मिल गया। इधर भी क्या मिल गया आपका, नॉर्थ साउथ। इधर भी आपका क्या मिल गया, आपका जो है नॉर्थ साउथ मिल गया। इधर भी हमारा क्या हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया। अब कुछ सालों बाद चुंबकीय ध्रुवों में रिवर्सल हो गया, मतलब पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति रिवर्स होती रहती है। ये भी पढ़ेंगे हम लोग, आप लोग यूपीएससी के सिलेबस में है जियोमैग्नेटिज्म करके, तो वहाँ पे आप लोग पढ़ते होंगे, ये पढ़ाया जाएगा आप लोग को। तो रिवर्सल जब हो गया, अब पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति मान लेते हैं रिवर्सल वाली हो गई। क्या हो गई, रिवर्सल हो गई, मतलब यहाँ पर आपका साउथ नॉर्थ वाली स्थिति बन गई। तो ये जो नॉर्थ साउथ वाले बेल्ट है, ये तो आपके आगे चले जाएंगे, इधर और आगे चले गए आपका नॉर्थ साउथ वाले बेल्ट। ये नॉर्थ साउथ वाले बेल्ट यहाँ पर आ गए, मान लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ साउथ वाला बेल्ट आ गया, इधर की ओर आ गया।
अब यहाँ पर आपका जो है चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति क्या हो गई है, चेंज हो गई है, जो जिसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। तो अब यहाँ पे कौन सी स्थिति आ जाएगी, साउथ नॉर्थ वाली स्थिति आ जाएगी, क्योंकि ये टूट करके फिर से अलग होगा, साउथ नॉर्थ वाली स्थिति आ गई। तो इस तरीके से जो हमने पीछे देखा था आपका जो है, जो हमने पीछे देखा था मिट गया, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या होता है आपके जो है देखा जाता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ज्वालामुखी और भूकंप की क्रिया में। तो ज्वालामुखी और भूकंप की क्रिया का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के निर्माण में क्या योगदान रहा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग भी सोच सकते क्या लिखेंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जब भूकंप और ज्वालामुखी का अध्ययन किया गया तो भूकंप और ज्वालामुखी हर जगह पर नहीं आते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे पृथ्वी पर भूकंप ज्वालामुखी आते हैं। कुछ क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप ज्वालामुखी फ्रिक्वेंटली अधिकतम रूप से आते रहते हैं। तो ये देखा गया भूकंप और ज्वालामुखी का जब अध्ययन किया गया, जैसे एग्जाम्पल कि प्रशांत महासागर के चारों ओर सर्वाधिक भूकंप और सर्वाधिक ज्वालामुखी की क्रियाएं होती है। पूरे पृथ्वी की बात करें तो टू थर्ड जो ज्वालामुखी की क्रियाएं हैं आपका कहाँ पर होती है, आपका जो है टू थर्ड जो है प्रशांत महासागर के आसपास दोनों होती है वॉल्केनो और अर्थक्वेक। टू थर्ड वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक ऑफ होल अर्थ अकर्ड अराउंड द पैसिफिक ओशन, राइट। इसी तरह से बाकी भूकंप क्षेत्र ज्वालामुखी क्षेत्र देखे गए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप एक वर्ल्ड मैप बना के दिखा सकते हो कि पूरे पृथ्वी पर मोस्ट ऑफ द भूकंप एंड वॉल्केनो कहाँ कहाँ पे आते हैं, उससे वितरण बता दिए वर्ल्ड मैप बना के। फिर उसके बाद आपको एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा कि इन भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्रों का जब अध्ययन किया गया कि इन्हीं क्षेत्रों में भूकंप और ज्वालामुखी क्यों आते हैं। जब इनका अध्ययन किया गया तो ये देखा गया कि इन भूकंप और ज्वालामुखी का संबंध भी जो है प्लेटों की गतिशीलता से है, प्लेटों के आपका जो है मूवमेंट से है। तो यह देखा गया कि जो वॉल्केनो है, ज्वालामुखी क्रियाएं हैं, ये मुख्य रूप से रचनात्मक किनारों के सहारे कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री और विनाशात्मक किनारों के सहारे देखे जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। तो ये इसी आधार पे जो है ज्वालामुखी क्रियाओं की घटना के आधार पर ही रचनात्मक और विनाशात्मक किनारों के निर्धारण में सहायता मिली। और भूकंपों का जो उत्पत्ति है वह तीनों प्लेटों किनारों के सहारे देखा जाता है। भूकंपों की जो अर्थक्वेक की जो उत्पत्ति है वह तीनों प्लेटों के किनारे सहारे देखा जाता है, संरक्षी, रचनात्मक, विनाशात्मक। तो इस तरीके से भूकंपों के अध्ययन से हमें या भूकंप जहाँ जहाँ आते हैं उन घटनाओं से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को उसको जोड़ करके देखा गया। तो तीनों किनारों से संबंधित भूकंपों की घटनाएं देखी गई। तो तीनों किनारों का निर्धारण भूकंपों के संदर्भ में किया गया। तो इस तरीके से ये घटना यदि नहीं होती तो डेफिनेटली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कहाँ पे प्लेटें दूर जा रही है, कहाँ पे पास आ रही है, इन सब के बारे में निर्धारण उतना आसान नहीं होता। तो इन्हीं घटनाओं के अध्ययन के दौरान पता चला कि कहीं पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, कहीं पे एक दूसरे की ओर आ रही है, कहीं एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, आपका जो है फ्रिक्शन कर रही है। तो इस तरीके से इन घटनाओं ने, सागर तल के चुंबकत्व ने, ज्वालामुखी ने, भूकंप ने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, सहायता की। ये आपका जो है कंप्लीट आंसर यहाँ पे इस तरीके से लिख करके विथ डायग्राम कहाँ पे कौन सा, कि देन एंड देयर आपको सोचने की क्षमता विकसित करनी है। मैंने फिर से कहा कि मेंस उन्हीं का क्लियर होता है जिनका पहले तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, विषय की क्या होनी चाहिए आपके पास, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक अच्छी समझ होनी चाहिए आपके पास, अंडरस्टैंडिंग उस विषय की। कंटेंट आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए। कंटेंट में सिर्फ कहानी पढ़ करके नहीं, आपका कुछ क्रक्स पॉइंट वाइज आपके दिमाग में अच्छे से याद होना चाहिए, कंटेंट की समझ भी होनी चाहिए, और कंटेंट अच्छे से आपका क्या होना चाहिए, मेमोराइज्ड भी होना चाहिए। जितना अच्छे से मेमोराइज रहेगा फिर उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर आपको निकाल करके लिखना है।